ठीक है। अनसॉल्व 2025 का हम लोग सेट 4 कर रहे थे, इसका कोड है BY और आज हम लोग इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट है सिद्ध करो कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल कर चुके हैं, सिर्फ यहां पर संख्या बदली हुई है। सेट नंबर 3 के पहले का यही था, तो ये आप क्वेश्चन अपने आप करोगे, ये होमवर्क में है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले का खा कह रहे उस चाप की लंबाई ज्ञात करो, L निकालना है, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो सबसे पहले तो बेटा चाप की लंबाई निकालने के लिए एक सूत्र याद कर लीजिए। चाप की लंबाई निकालने का एक फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हाँ पाई का मान देखना पड़ेगा सवाल में दिया है कि नहीं, तो जवाब है नहीं दिया है। पाई का मान रख देते हैं 22/7। रेडियस कितना है जी, रेडियस है 14, थीटा कितना है 30 डिग्री है, अपॉन में क्या है 180 डिग्री है। 0 0 कट गया, तिछा का 18 कट गया, 7 से 2 कटेगा 7 दूनी 14, 2 से कटेगा 2 3 6, तो 22/3 सेंटीमीटर। आप इतना भी छोड़ सकते हो, इसे भाग करके दशमलव में भी छोड़ सकते हो। देख लेते हैं, जैसा अनसॉल्व में दिया वैसा बना दें, बाकी सही दोनों हैं। तो उन्होंने भाग करके दिया है, देखते हैं। 3 सते 21, 1 22, 1 बचा तो 10 होगा, 3 3 9, 1 10, हर बार 10 बनेगा, 7.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। भाग करके देखिएगा, यही मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पहले का गा पार्ट। ये कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। अगर पॉइंट है 3,4 और -2 -1, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम यह है, इसमें इन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि अंतः विभाजन है या वाह्यता विभाजन है। तो ऐसी स्थिति में कई सवाल आ जाते हैं, तो क्या हम करें, पहली हेडिंग डाल दें अंतः विभाजन की स्थिति में और दूसरी हेडिंग डाल दें वाह्यता विभाजन की स्थिति में, मतलब एक को सॉल्व करने के बाद, और दोनों लगा करके दिखा दें जब ना दिया हो। अगर क्वेश्चन में दिया हो तो वही करें जो दिया है। मान लो कहते हैं 3:2 में अंतः विभाजित करता है, तो यही वाला पार्ट करिएगा। नहीं दिया है तो दोनों कर दीजिए। तो हम यहाँ पे अंतः विभाजन की स्थिति वाला लगवाते हैं। पी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, इसके लिए बेटा एक फार्मूला आपको बताया गया था। क्या फार्मूला था वो फार्मूला था m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है जी। आपको बताएं ये बेटा m1 है और ये क्या है m2 है, कायदन यहां पहले सब लिखना। और ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। आप देख लेना क्या हम सही वैल्यू पुट कर रहे हैं। 3 × -2, 3 × -2, 3 × -2, 2 × 3। अपॉन में क्या है, अपॉन में दोनों जुड़ जाते हैं तो 3 + 2। ध्यान समझिए, m1 की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, x2 की वैल्यू -2, m2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 3, अपॉन में 3 + 2। आगे देखिए m1y2 3 × -1, 3 × -1, 3 × -1, 2 × 4, 2 × 4, अपॉन में क्या है 3 + 2। अपनी चीज किसी को पसंद नहीं आती बेटा, ये जाके उधर भिड़ता है, तो 3 × -2, 2 × 3 बटे 3 + 2। फिर ये 3 उधर जाएगा, 3 × अपनी तरफ नहीं भिड़ रहा, उधर जाके भिड़ता है, 3 × -1, 2 × 4, अपॉन में 3 + 2। सॉल्व करते हैं। 3 दूना 6, -6 और 3 दूना 6, 3 और 2 कितना हुआ 5, 3 1 कम 3, -3, 4 दूनी 8 और बटे में 3 और 2 कितना हुआ 5। 6 में से 6 जाएगा 0/5 और ये 8 में से 3 जाएगा तो 5/5। योर आंसर इज 0/5 0 और 5/5 1। तो एक आंसर आ रहा होगा 0,1। अब हेडिंग डालेंगे वाह्यता विभाजन की स्थिति में और वो अपने आप करेंगे। उसमें चेंज क्या होगा, बीच में प्लस की जगह पर सिर्फ माइनस हो जाता है।
तो अंतः विभाजन से x बराबर 0 और y बराबर इन्होंने दे रखा -11/5। एक बार चेक कर लेते हैं क्या -11/5 आ रहा है, चेक कर लिया जाए। इसमें तो हमारा 0,1 आ रहा है, देखते हैं। यानी ये पहला मैच कर गया है, दूसरा देखना है। 3 इंटू, पहले क्वेश्चन देख लो एक बार, सही नोट हुआ है क्या? क्वेश्चन है 3,4 -2, -1। क्वेश्चन सही नोट है। 3 इंटू -1, 3 एक कम 3, यहीं पर मिलाएंगे सीधे, यही मिलाएंगे सीधे। 3 एक कम 3, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 चक्कू 8, 8 हो जाएगा। 8 और 8 में 3 गया, 5/5, सही है, यही आएगा। अब 11 तब हो सकता है जब ये -8 हो जाए, और -8 कब होगा? -8 तब होगा जब ये -4 होता, लेकिन फिर शायद ये भी चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा। ये तो x2 x1 x2 यहां पर -4 होगा तब आ सकता है। 2 इंटू -4, -8, -3, -11/5। तो जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से जो मेरा आंसर आया वही सही है। यहां पर अगर -4 कर दें तो आ जाएगा वो। दूसरी कंपनी का कोई इंस्टॉल अगर हो तो देखकर एक बार बता दीजिए। अब इसके बाद देखें वाह्यता विभाजन की स्थिति में क्या होगा। हेडिंग डालेंगे वाह्यता विभाजन की स्थिति में। वाह्यता विभाजन की स्थिति में क्या होगा जी? सेम यही उतार देना है, दोबारा फार्मूला तक मत लिखो, बीच में प्लस की जगह माइनस कर देना फार्मूले में। तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, सीधे वो लिख लेते हैं, बस बीच में प्लस को क्या करना है, माइनस। 3 इंटू -2, -2 इंटू 3 अपॉन में 3 - 2। आपको यही नोट करना है, बट बीच में प्लस को क्या करना है, माइनस, कॉमा 3 इंटू -1, -2 इंटू 4 अपॉन में क्या होगा, 3 - 2। केवल बीच में देख लीजिएगा, सेम नोट होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। बीच में प्लस माइनस हो जाएगा। 3 इंटू -1, -2 इंटू 4, 3 - 2। अनसॉल्व में आंसर गलत भी रहते हैं, जो हम बता रहे हैं इसमें 0,1 ही आएगा। 3 दूना 6, -6, फिर 3 दूना 6, -6, और 3 में से 2 जाएगा 1। 3 एक कम 3, -3, 4 दूना 8, -8, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, ठीक है। तो 6 और 6 12 हो जाएगा, -12, और 3 और 8 कितना हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो -12, -11। अब देखिए इसी से इनका वाह्यता विभाजन वाला आंसर मैच कर रहा है, लेकिन अंतर का मैच नहीं कर रहा, तो उसको ठीक कर लेंगे सभी, 0,1 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले का घा पार्ट है। सवाल है कि x,2 और 6,5 इनके बीच की दूरी 5 दे रखी है और x का मान पूछ रहे बेटा। तो ये डिस्टेंस 5 है, इनके बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकालेंगे। क्या होता है अंडर रूट में x - 6 का होल स्क्वायर, x - 6 का होल स्क्वायर एंड 2 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब यहां लिखना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 2 में से 5 जाएगा, -3 वर्ग करो, 5 का वर्ग 25, वर्ग किया तो रूट हट गया, 5 का वर्ग 25, यहां से रूट हट गया। x - 6 का होल स्क्वायर, -3 का वर्ग करो तो 9 बराबर 25, x - 6 का होल स्क्वायर, और 25 में से 9 जाएगा तो 16। अब क्या करें बेटा, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो। 16 का वर्गमूल क्या होगा बताओ, 16 का वर्गमूल हो जाएगा +-4। अब माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, 6 + -4, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो 6 + 4 यानी आंसर 10 आएगा, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो 6 - 4 आंसर 2 आएगा। तो 2 आंसर आ गए, x = 10 और x = 2, ये 2 आंसर हो गए। इसके बाद इसको चेक भी कर लें, हाँ इसका आंसर सही छपा है बिल्कुल आंसर में। पहले का सेकेंड लास्ट पार्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से है। इसको प्रूफ करने के लिए हम इसकी राइट हैंड साइड पुटअप कर लें।
क्या है राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले एक फॉर्मूला लगा दें साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा लिखा ही है। इस 1 को 1 का स्क्वायर कर दो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से वर्गांतर लगा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी। कहने का मतलब ये कि एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। नीचे क्या चल रहा है? 1 माइनस कॉस थीटा, ये यहां से कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है। क्योंकि एलएचएस हमारी सेक में आ रही है तो इसी को सेक में कर लो। कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, कॉस को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन, एलसीएम लेंगे ये ऊपर जाएगा, तो सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या है? सेक थीटा। या इसी को बेटा सेक थीटा प्लस 1 कहो, या ऐसे भी लिख दो 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। और चेक करेंगे तो राइट साइड लेकर चले थे और सॉल्व करते करते लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां, इसका लास्ट पार्ट, छठा पार्ट, पहले का छठा चा पार्ट। एक बार इसकी बारंबारता चेक कर ले, हम लोगों ने सही नोट करी, 5, 9, 10, 12, 4, ठीक। बाकी 6 का अंतर है, ठीक। करना क्या है? माध्यिका नहीं, माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। कोई विधि का उल्लेख करा नहीं गया कि कौन सी विधि से माध्य निकालो, तो सबसे अच्छा होगा हम ये वाला लगा लें, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो पहले इसमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई क्या होगा बेटा? एक्स आई मतलब होता है आंकड़े इस वर्ग अंतराल का मध्य के मध्य बिंदु पर केंद्रित होगा। 0 और 6, 6 का आधा 3 है ना, या समझ लो 6 का डिफरेंस है तो 6 का आधा कर लो, 3 जोड़ दो, तो 12, 6, 18, 18 का आधा 9, या ऐसे समझ लो कि 12 में 6 गए 6, 6 का आधा 3, 3 जोड़ दो, 6, 3, 9, 9, 3, 12। अब 12, 3, 15, ये इसका मध्य बिंदु ढूंढा जाता है। 12, 3, 15, 15, 3, 18, 18, 3, 21 और 21, 3, 24, 24, 3, 27 और 27, 3, 30। इनको जोड़कर आधा कर दें या डिफरेंस करके आधा करके इधर जोड़ दें एक ही बार। अब हम एफ आई एक्स आई पर काम करेंगे, मतलब इनकी गुणा। 5 तियां 15, 9 ने मां 81, 15 गुणे 10 हो जाता है 150, 21 और 12 की गुणा करनी है, तो 12 एकम 12 का 2 हासिल 1, 12 दूना 24 और 1 25, 252, 27 चक्कू 108 होता है क्या? देख लें, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल लगे 2, 4 दूना 8 और 2 10, बिल्कुल ठीक है। फिर अब क्या किया जाए? अब हम इसको ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे और वैल्यू रखेंगे। चलिए ऐड करते हैं। तो बेटा 9, 5, 14, 14 और 2 16 और 4 20 का 0 हासिल लगे 2, 2 1 3 और 1 4 40। एक बार फिर से जोड़ लीजिए जरा, ऐसे ही जोड़ लो। 9 4 13, 13 2 15, 15 10 25, 10 35, 5 40, ठीक है। इसको ऐड करते हैं। 5 1 6, 6 2 8, 8 16 का 6 हासिल 1 1 1 2, 2 8 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 का 0 हासिल लगेंगे 2। अब 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, 606। एक बार फिर से रीचेक करें। 5 1 6, 5 1 6, 6 2 8, 8 16 का 6 हासिल 1, 5 1 6, 6 5 11, 11 8, 11 8 हो जाएगा 19, 11 19 और 1 20 का 0 हासिल 2, 2 1 3, 2 5 और 1 6, ठीक है। तो ये कुल मिला के आ गया 606। और सिग्मा एफ आई कितना है बेटा? 40 आया। तो 40 के लिए क्या करो, 1 0 काट के दशमलव लगा दो, 4 से भाग करते हैं। 4 1 कम 4, 2 6, 2 बचा तो 20 हुआ, 4 पंचे 20, फिर 4 1 कम 4, यहां बचेंगे 2, 2 बचेंगे तो 0 तो उतर ही आएगा, दशमलव लग चुका, 4 पंचे 20। एक बार चेक करें, इसका आंसर आएगा 15.15। अनसॉल्व्ड में एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 15.15 आया है या नहीं आया है? हाँ
स्टॉप कर दो फिर। ठीक है, इसका जो दूसरे का पार्ट है, सब लोग ध्यान से देखिए, दूसरे का पार्ट ये लगवा चुके हैं, ये सेट नंबर 2 में हो चुका है। वहां पर भी ये दूसरे के काम में आया था, केवल संख्याएं बदली हैं, क्वेश्चन सेम है। तो सेट 2 का वीडियो अपलोड है, उसकी सहायता से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन लिखा है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा। ये आपको बता दे थेल्स प्रमेय है, लेकिन फिर से समझो क्या कह रहे हैं, लिख के थोड़ी आएगा थेल्स प्रमेय है, तुम जान जाओ। सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। ये त्रिभुज है, एक भुजा के हमने समांतर रेखा खींची, तो कह रहे हैं प्रूव करो ये अन्य दोनों भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो एक तरीके से इसमें दिया क्या है हम आपको बता दें, इसमें सिर्फ एक लाइन दी है कि त्रिभुज एबीसी में जो रेखा है वो इसके समांतर है। त्रिभुज एबीसी में DE पैरेलल टू BC, त्रिभुज एबीसी में ये रेखा इसके समांतर है, DE पैरेलल टू BC। अब सिद्ध क्या करना है, अगली हेडिंग डालेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है वो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यानी हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये प्रूव करना है। AD बटे BD बराबर AE बटे EC। इसमें एक रचना करनी पड़ेगी, छोटा सा कंस्ट्रक्शन होता है, रचना है। क्या है वो रचना? रचना यह है कि हम इसमें, रचना यह है कि D पॉइंट से लंब डाल देंगे भुजा AC पर। अब देखिए ये लंब यहां तो नहीं है, लंब यहां पे दिख रहा है, लंब डाल दिया। E से एक लंब डाल दिया, ये इस पर लंब, इस वाली भुजा पर, तो लंब यहां कहीं पे दिख रहा है। तो अब आप ध्यान से समझना, इसका नाम, लंब का नाम रख लेते हैं F, इसका नाम रख लेते हैं G। ठीक है, अब यहां से लंब डाल दिया, यहां लंब है, तो हम यहां लिखेंगे DF लंब AC, रचना में लिखेंगे DF लंब AC, DF लंब AC तथा EG लंब AB खींचा, EG लंब AB खींचा। ध्यान से सुनिए क्या किया, फिर से सुनिए। DF हमने क्या किया, लंब डाल दिया, और EG हमने क्या किया, लंब डाल दिया इस वाली भुजा पर। EG इस पर लंब डाल दिया, DF इस पर लंब डाल दिया। अभी एक और छोटा काम करना है कि BE और CD को मिला देते हैं, BE और CD को मिला देते हैं। ठीक, तो हमने यहां पर BE को मिला दिया और CD को मिला दिया। ये लिखना भी पड़ेगा रचना में कि BE तथा CD को मिलाया। अब सारी चीजें हो चुकी हैं, हम तैयार हैं किस बात के लिए, उपपत्ति करने के लिए, प्रूफ। तो कैसे करेंगे इसका प्रूफ, ध्यान से सुनना। हम कुछ ऐसा करें कि AD बटे BD बने, तो ध्यान से सुनना क्या करने वाले हैं। हम ऐसा ट्रायंगल एक उठाएंगे जहां से हमको AD मिल जाए आधार के रूप में, और एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे जिससे BD मिल जाए। मतलब AD मिल जाए और BD मिल जाए, और ये आधार के रूप में मिले, AD आधार लेकर के और BD आधार लेकर के। ठीक है, तो कैसे होगा, एक बार AD से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है ADE, और BD से बन रहा है कौन सा, BDE। तो त्रिभुज ADE लेंगे और BDE लेंगे, इनके क्षेत्रफल डिवाइड क्यों कर देंगे, डिवाइड इसलिए करेंगे इससे AD बटे BD यहां पर डिवाइड करके तो लाना है, AD बटे BD बने। तो लिखने क्या जा रहे हैं समझना जरा, लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ठीक है जी, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो आधार AD है, लंब EG है। ध्यान से सुनिए जरा फिर से एक बार, हम बात कर रहे थे इस ट्रायंगल की ADE की,
ये जो रेड कलर का ट्रायंगल दिख रहा है, इस पे लंब आपको ये दिख रहा होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब, यानी सीधी बात है 1/2 AD इंटू EG, AD इंटू EG। अब नीचे वाले त्रिभुज को देखो, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ये जो ट्रायंगल है, अब क्या है, इसमें क्या होगा, 1/2 आधार गुणे लंब। आधार क्या है बेटा, आधार BD ही लेंगे। आधार BD क्यों लेंगे, क्योंकि BD हमें लाना है। अच्छा, लंब इस पर यही होगा, EG ही होगा, दूसरा लंब नहीं हो सकता। आप कहो सर एक और लंब डाल दो, क्योंकि किसी रेखा पर किसी बिंदु से अगर ये लंब है तो फिर दूसरा लंब कैसे हो सकता, कह दो ये भी लंब होगा क्या, तब तो 90 90 180 यानी ये 0 डिग्री हो जाएगा, यानी ये लंब फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो किसी बिंदु से इस रेखा पर एक ही लंब हो सकता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आता सर लंब बाहर कैसे, इधर देखो, यहां लंब अंदर गिरेगा क्योंकि आधार ये है, लंब अंदर आ रहा है तो आएगा। लेकिन अगर अधिक कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो और अब हम इस पर लंब डालें आधार पे, तो लंब कहां गिरेगा, बाहर, यानी लंब बाहर भी जा सकता है, इसमें कोई चिंतित होने की बात नहीं है। ये आधार है, ये लंब है। इस त्रिभुज का एरिया क्या आएगा, 1/2 आधार गुणे लंब। बात समझ में आ गई होगी, यानी लंब बाहर भी गिर सकता है। और ये लंब अगर पहले से पता है तो फिर आप दूसरा लंब नहीं डालेंगे। किसी बिंदु से, ध्यान से समझ लो, किसी बिंदु से किसी रेखा पर एक ही लंब हो सकता है, अब दूसरा लंब पॉसिबल नहीं है। तो आधार अगर BD ले रहे हैं तो लंब तो यहां से, यहीं से डालेंगे तीसरे शीर्ष से। तो लंब अब अंदर थोड़ी, लंब तो पहले से ही गिरा हुआ है। तो लंब क्या है, लंब EG ही काउंट होगा, 1/2 आधार गुणे लंब, लंब वही रहेगा EG। और EG में ही अपना फायदा भी है क्योंकि अपना काम बन गया है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल, ये प्रूफ हो गया जो लाना था हम लोगों को। ठीक है जी, बराबर क्या चल रहा था, AD/BD, इक्वेशन नंबर 1। अब आते उस तरफ से देखेंगे, क्योंकि AD/BD तो बन गया, अब AE/EC की व्यवस्था करें। AE/EC की व्यवस्था कैसे होगी, अब ऐसे तुम लोग डिफरेंट कलर लेके मत जाना कि अलग अलग कर रहा है हर बार। AE, एक त्रिभुज हम AE से लेंगे तो AE से कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये वाला बनेगा AE से। और एक हम भुजा लेंगे EC से। EC कहां पर दिख रही है, ये EC दिख रही है। EC से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये वाला बन रहा है। तो ध्यान देना जरा, बिल्कुल उसी प्रकार चल रहा है खेल। उधर वाला त्रिभुज वही नाम है ADE। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, अब ADE में जैसे आधार ये लिया तो लंब ये था, लंब मतलब सामने वाले शीर्ष से पड़ता, तीसरे शीर्ष से। अगर आधार ये लेंगे तो लंब इधर से गिरेगा ना। इस त्रिभुज को देखो, अगर आधार ये है तो लंब तीसरे शीर्ष से डालेंगे, DF, 1/2 AE गुणे DF, 1/2 AE गुणे DF। आगे की कहानी सुनो, इस वाले ट्रायंगल में क्या करेंगे, 1/2 आधार गुणे लंब। आधार क्या है, आधार है EC, आधार EC है। और अभी हमने बताया था लंब दूसरा नहीं गिर सकता। अगर तीसरा शीर्ष D है और यहां से लंब पहले से गिरा हुआ है तो लंब तो यही होगा, 1/2 आधार EC और लंब क्या है DF, EC गुणे DF। अब DF और 2 कट गया तो फाइनल रिजल्ट ये मिला AE/EC, इक्वेशन नंबर 2। अब आप सोच रहे होगे सर काम तो खत्म हो गया, AD/BD बराबर AE/EC आ तो गया। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले ये दोनों तो बराबर हो। क्या ये दोनों बराबर है, जवाब है नहीं। अभी केवल अंश बराबर है, हर बराबर। क्या BDE और CDE के एरिया समान होंगे, एक बार देखना पड़ेगा। पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को हम देखते हैं ध्यान से। BDE और CDE को देखा जाए। BDE को देखते हैं। देखो ये
BDE दिख रहा है, BDE ट्रायंगल दिख रहा है, और एक ट्रायंगल और है CDE। क्या इनके एरिया समान होंगे? तो जब ये चैप्टर आपने शुरू में पढ़ा था तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और बताया गया था। इस समय हम चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहे जो पूरी डिटेल पहले से बताएं। चैप्टर में बताया गया था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उनमें एक ही आधार पर और इन्हीं समांतर रेखाओं के बीच में जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उन सब का एरिया आपस में क्या होगा? सेम होगा। रीजन ये होता है कि आधार वही रहता है और लंब चूंकि समांतर रेखाएं हैं, लंब वही रहेगा तो एरिया समान होगा। चाहे जितने ट्रायंगल बना लें, सबके एरिया कैसे होते हैं? समान। फिर से एक बार इस बात को समझ लो, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ही आधार पर हम जितने भी ट्रायंगल बना लें, ये ट्रायंगल बना लें, ये ट्रायंगल बना लें, यहां तक आना चाहिए, ये ट्रायंगल बना लें, ये ट्रायंगल बना लें, ये ट्रायंगल बना लें, ये ट्रायंगल, इन सारे ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं और आधार हमने हमेशा एक ही रखा, यही इसी आधार पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार सबका सेम ले रहे हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में तो ऊंचाई भी सबकी सेम होगी। इसको देखो, ये पैरेलल लाइंस हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सवाल में दिया था डी पैरेलल टू BC। दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये बात अब हम यहां पर लिख भी देंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे दो समांतर रेखाओं के मध्य, दो समांतर रेखाओं के मध्य समान आधार पर या एक ही आधार पर एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इक्वेशन नंबर 3 है भैया। अब ये मान उठा करके यहां पर रख दो, मतलब BDE की जगह पर हम क्या लिख देंगे? CDE। तो यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में वैल्यू पुट करने जा रहे हैं बेटा, जरा रख दीजिए वहां पर। BDE को चेंज कर दीजिए CDE से। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे BDE को चेंज कर दें CDE से, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। BDE को चेंज कर दें CDE से, बराबर क्या चल रहा है बेटा? AD/BD। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड दिस इज 4। अब क्या करा जाए? अब आप 2 और 4 को कंपेयर कर सकते हो क्या? जरा देखकर बताओ। कंपेयरिंग 2 and 4। 2 और 4 को आप देखो जरा, क्या दोनों का LHS बराबर है कि नहीं है? चेक करो, दोनों का LHS बराबर है ना। ADE बटे CDE एरिया दोनों के यहां भी वही है। LHS दोनों का सेम है तो जाहिर सी बात है दोनों का RHS भी सेम होगा। जब लेफ्ट साइड इक्वल होती है तो राइट साइड भी। तो AD/BD बराबर AE/EC। और यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था।